वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 फर्स्ट ईयर का जो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है सब्जेक्ट वो पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने 2 यूनिट्स कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम 3rd यूनिट स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इन सीक्वेंस एंड सीरीज इज़ द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। ठीक है, कन्वर्जेंस क्या होता है? तो इसमें 2 टर्म है, एक कन्वर्जेंस और एक डाइवर्जेंस। ठीक है, तो कन्वर्जेंस क्या होता है कि अगर कोई सी भी सीरीज़ एक पॉइंट पे अगर कन्वर्ज हो रही है तो उस सीरीज़ को हम क्या बोल देंगे कि वो सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट है। और अगर वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं हो रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे कि वो हमारी सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, ये वाली जो यूनिट है सीक्वेंस एंड सीरीज़, ये पहले जो है हम लोगों को 3rd सेमिस्टर में हुआ करती थी जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम पे, लेकिन अब इसे फर्स्ट सेमिस्टर में कर दिया है। लेकिन इस वाली ये वाला जो हमारी यूनिट है, इससे जो क्वेश्चन है वो लेंदी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हमेशा एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करते टाइम बहुत ही सावधानी से इन क्वेश्चंस को चूज़ करना कि वो हमारे गिवन टाइम फ्रेम में ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे भी या नहीं। कैसे गिवन टाइम फ्रेम में? हमारे पास में टोटल जो है एग्ज़ाम में 8 क्वेश्चंस आते हैं, 1 2 3 4 टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं। इन 8 क्वेश्चंस में से हमको 5 क्वेश्चन करना रहते हैं कोई से भी। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन के लिए हमारे पास में टाइम कितना रहता है? 3 आवर्स का टाइम रहता है। 3 आवर्स यानी कि कितना हो गया? 180 मिनट्स। 180 मिनट्स का टाइम रहता है हमारे पास में इन 5 क्वेश्चंस को करने के लिए। तो हमें ये 5 क्वेश्चन ऐसे चूज़ करना है कि जिनको हम 180 मिनट में कर पाएँ। ठीक है, अब इन 5 क्वेश्चंस में भी जो है सब क्वेश्चन रहते हैं, हर क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन रहता है, यानी कि टोटल हमें कितने, हर क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि टोटल हमें कितने 10 क्वेश्चन करना रहते हैं। तो टोटल इन 10 क्वेश्चन के लिए हमारे पास में टाइम कितना है? 180 मिनट से। तो एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास में हर इसमें 2-2 क्वेश्चन, 2-2 पार्ट रहते हैं, हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट रहते हैं। तो एक पार्ट को करने के लिए हमारे पास में टाइम जो है वो अप्रोक्सीमेट 18 मिनट का रहता है एक पार्ट को करने के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन को करने के लिए। इसलिए एग्ज़ाम में जब भी आप क्वेश्चन चूज़ करें तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन चूज़ करना कि उसको आप जो है दोनों पार्ट उसके जो है 36 मिनट में, लगभग 35 मिनट में, 30 से 35 मिनट में कंप्लीट हो जाए, वही आप चूज़ करना। जो दोनों पार्ट 30 से 35 मिनट में कंप्लीट नहीं हो सकते, इसलिए वो वाले क्वेश्चन को चूज़ मत करना, उसको छोड़ देना और दूसरे क्वेश्चन को चूज़ कर लेना। इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ में अगर कोई सा आसान सा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, तो ही उस क्वेश्चन को चूज़ करना, अदरवाइज़ ये आपका पूरा 1 घंटा ले लेगा एक क्वेश्चन करने में ही। इसलिए बहुत ही सावधानी से इस यूनिट के क्वेश्चन चूज़ करना। इसलिए मैं वही इसमें करवाऊँगा जो कि इम्पोर्टेंट है और जो आसानी से अपनी गिवन टाइम फ्रेम में अपने को एक पार्ट को करने के लिए केवल 18 मिनट का समय मिलता है, और एक क्वेश्चन पूरा करने के लिए, यानी कि दोनों पार्ट उसके फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट पूरा करने के लिए लगभग 30 से 35 मिनट का हमारे पास में समय हमें मिलता है। तो हमें एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन ही चूज़ करना है जो कि इस गिवन टाइम फ्रेम में जो है कंप्लीट हो सके। अगर वो हमारे गिवन टाइम फ्रेम में ये दोनों जो पार्ट है 35 मिनट में लगभग कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो वो क्वेश्चन गलती से भी चूज़ नहीं करना है, अदरवाइज हमारे सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, हम उस एक क्वेश्चन को ही करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। एक उसने हमको सीरीज दे दी, समेशन ऑफ UN इज इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब। ठीक है, एक उसने हमको सीरीज दे दी UN इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1 + 1/2 प्लस का 1/2 स्क्वायर प्लस का 1/2 क्यूब प्लस का एंड सो ऑन। कहाँ तक जा रहा है ये? अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है ये। ठीक है, तो ये हमें बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज को टेस्ट करके बताइए कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए
इसको करने के लिए ये तो आसान सा क्वेश्चन है। क्यों आसान है? क्योंकि मुझे दिख रहा है ये क्या है, ये हमारी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका कि फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, एंड इसका अपना आर की वैल्यू कितनी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, 1/2 है, क्योंकि 1/2 को इससे डिवाइड करेंगे तो भी 1/2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे तो भी डिफरेंस कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो आर की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। ठीक है, तो ये तो हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसको अगर मैं सम लिखना चाहूँ तो इसका सम क्या होता है, इसका सम तो बहुत ही आसान है। इसका सम क्या होता है, समेशन इसका होता है 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। ठीक है, ये इस पूरी सीरीज का समेशन होता है। ये क्या है, समेशन ऑफ un की वैल्यू। ठीक है, ये होता है। चलिए अब हम इसमें वैल्यूज रख देते हैं। सॉरी, ये 1 मैंने लिख दिया, ये एक्चुअली a - r होता है। तो a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1 है, इसलिए ये हो जाएगा 1 - r⁴n। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 - r⁴n डिवाइडेड बाय 1 - r। ठीक है, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू तो हमारे पास में कितनी है, 1/2 है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये हमारी सीरीज जा रही है इन्फिनिटी तक जा रही है। ये हमारी सीरीज कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। इसलिए n की वैल्यू कितनी है, इसमें n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो हमारे पास में क्या आ गया, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। ठीक है, बस अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसके 2 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगा, 1/1 - r, 1/1 - r। r की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो r की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, माइनस सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास में, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r⁴n अपॉन 1 - r। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। r की वैल्यू किसके बराबर है, r की वैल्यू 1 से छोटी है, 1/2 के बराबर है। r की वैल्यू किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो जब r की वैल्यू 1 से छोटी है और 1 से छोटी की पावर अगर n यानी कि इन्फिनिटी होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1/2 को अगर हम इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी होती और उसकी पावर अगर इन्फिनिटी होती तो वो कितनी हो जाती है, अगर 1 से बड़ी कोई सी भी वैल्यू को हम इनफाइनाइट टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो चूंकि हमारा r क्या है यहाँ पे, r 1 से छोटा है, इसलिए 1 से छोटे को अगर मैं इनफाइनाइट टाइम से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और डिवाइडेड बाय 1 - 1/2, तो 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी रहेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/1 - 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। 0 क्यों हो गई, क्योंकि r जो है 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे की पावर अगर मैं इनफाइनाइट टाइम्स करूंगा तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो 2 यानी कि एक डेफिनेट टर्म आ गया। 2 क्या आ गया, एक हमारे पास में डेफिनेट टर्म आ गया। तो इसको हम लिख देंगे सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्या लिख देंगे इसको हम, सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, यही हमें बोला था उसने क्वेश्चन में यही उसने हमें बोला था कि हमें टेस्ट करके बताइए कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है, यही हमें बोला था। तो ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है, क्योंकि ये एक पॉइंट पे आके जो है ख़त्म हो गई है। ये एक डेफिनेट वैल्यू पे, इस सीरीज़ की एक डेफिनेट वैल्यू है, इसलिए ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। अगर इस सीरीज़ की एक डेफिनेट वैल्यू नहीं होती तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एग्जामिन फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज। उसने दे दी हमको सीरीज 1 + 2 + 3 + n एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, उसने क्या हमें दे दी, सीरीज 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन +n सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हमें बोल रहा है कि एग्जामिन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि इसका इस सीरीज़ का हमें समेशन पता है। इस सीरीज़ का समेशन क्या होता है, n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये इस सीरीज़ का समेशन है। अब n की वैल्यू कितनी जा रही है, n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो ये हमारी हो जाएगी लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी। बस ये हमारा हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब n की वैल्यू इन्फिनिटी रहेगी तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी पूरे की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगी। तो चूंकि ये सीरीज़ का एक फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इसलिए दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज द फोरियर सीरीज। ठीक है, तो फोरियर सीरीज को समझने के लिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, उसके ही क्वेश्चन के थ्रू ही हम फोरियर सीरीज को समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फोरियर सीरीज का? फाइंड द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटिंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 2π। ठीक है, उसने हमको एक फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पे कि x की लिमिट 0 से 2π के बीच में है, और उसने बोल दिया कि इसको हमें फोरियर सीरीज़ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए, तो अकॉर्डिंग टू फोरियर सीरीज़ के अकॉर्डिंग किसी भी फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस का समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू कॉस ऑफ एन एक्स प्लस का समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन इंटू साइन ऑफ एन एक्स। ठीक है, किसी भी फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे कि ए नोट ए एन और बी एन क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं, जहाँ पे कि ए नोट ए एन एंड बी एन आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, चलिए, तो ये हमें एक फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक दी? 0 से 2π तक। तो ठीक है, हम इसको फोरियर सीरीज का यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस का समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू कॉस ऑफ एन एक्स प्लस का समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन इंटू साइन ऑफ एन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, और इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल के इस वाली इक्वेशन में हम लिख देंगे। तो हमारे पास में जो भी सीरीज आएगी उसको हम बोल देंगे कि ये हमने हमारे फंक्शन को फोरियर सीरीज के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला कांस्टेंट ए नोट की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन लिमिट्स जहाँ से भी जहाँ तक है, फंक्शन की हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2π तक। 0 से 2π एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, तो पाई को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट कांस्टेंट है ए नोट, उसकी वैल्यू क्या है? 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2π एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम ए नोट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2π एफ ऑफ एक्स। हमारे फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है? एक्स के बराबर है, तो एक्स इंटू डी एक्स। चलिए, तो यहाँ से x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x² 2। x का इंटीग्रेशन हो गया हमारा ए नोट इज इक्वल टू 1/π। एक्स का इंटीग्रेशन हो गया हमारा x² 2। लिमिट्स कहाँ तक है? 0 से 2π तक। चलिए, तो 2π सबसे पहले रख देते हैं, तो इज इक्वल टू 1/π। 2π रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2π का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 रखेंगे तब तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये 4π² है, तो एक 2 से एक 2 कट जाएगा और एक पाई से एक पाई कट जाएगा। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी? ए नोट की वैल्यू आ जाएगी, एक 2 बचेगा और एक पाई बचेगा, तो ए नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2π हो जाएगी। तो ये हमने हमारे फर्स्ट कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल दी। चलिए, इसी तरीके से अब हम हमारे सेकेंड कॉन्स्टेंट दैट इज़ द ए एन की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से ए नोट आ गया हमारा 2π के बराबर। ठीक है, अब हम हमारा सेकेंड कांस्टेंट दैट इज द ए एन की वैल्यू निकालते हैं। तो ए एन की वैल्यू होती है 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम, जो भी लिमिट्स है हमारी यहाँ पे लिमिट्स कितनी है? 0 से 2π तक है, इसलिए हमने लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रख दी? 0 से 2π तक रख दी। एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है,
ये हो गई हमारी ए एन की वैल्यू। चलिए अब हम इसमें फंक्शन में हमारे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो मैं वहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ। तो ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 पाई। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स इंटू कॉस ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसमें ये फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट का हमें इंटीग्रेशन का लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो हमें पता है क्या होता है इंटीग्रेशन अगर दो पार्ट का करना हो, फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट, तो क्या होता है इज इक्वल टू होता है फर्स्ट पार्ट का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट को एज इट इज रख देंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, सेकेंड पार्ट का। ये होता है हमारा फॉर्मूला, हमें पता है, बस इसी का यूज़ कर लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट बाय पार्ट का इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटू फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सेकेंड पार्ट एज इट इज आ जाएगा, ये 1/पाई तो बाहर है, तो कॉस ऑफ एन एक्स एज इट इज आ जाएगा। एक्स का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन 1 हो गया, सेकेंड पार्ट एज इट इज आ जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय एन इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए अब इसका इंटीग्रेशन और कर देते हैं। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/पाई इंटू कॉस ऑफ एन एक्स माइनस साइन ऑफ एन एक्स का कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस ऑफ एन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, कॉस ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, एक एन पहले से मौजूद है इसलिए एन इस पर आ जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है इसकी 0 से 2 पाई तक। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई तक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में, ये कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, नहीं ये तो फर्स्ट पार्ट एज इट इज आएगा इसका। दो पार्ट का बाई पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट पार्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/पाई। फर्स्ट पार्ट को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट, कॉस ऑफ एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट का साइन ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब ठीक है, ये यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स साइन ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस साइन का माइनस का कॉस ऑफ एन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले 2 पाई में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ए एन इज इक्वल टू 1/पाई तो बाहर है, कांस्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम 2 पाई इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो साइन ऑफ 2 पाई इंटू एन, यानी कि 2 पाई के मल्टीपल में कोई सा भी पार्ट रहा तो उसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी, 0 के बराबर रहेगी। तो ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो गया। जब मैं 0 रखता हूँ अगर, तो x की वैल्यू 0 है, इसलिए ये वाला टर्म भी वापस 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारा पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम इसमें वैल्यूज रख देते हैं। तो कॉस ऑफ 2 पाई इंटू एन, ठीक है, ये हमने ये रख दिया, माइनस का कॉस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, और कॉस ऑफ 2 पाई की वैल्यू भी किसके बराबर होती है, कॉस ऑफ 2 पाई के मल्टीपल में अगर कुछ भी रहेगा तो उसकी वैल्यू भी किसके बराबर रहेगी, 1 के बराबर रहेगी। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1, अगेन ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो ए एन की वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारी, ए एन की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। तो हमारा ए नोट कितना आ गया था, ए नोट आ गया था हमारा 2 पाई के बराबर। तो जो जो वैल्यूज़ आ गई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए नोट की वैल्यू आ गई थी हमारे पास में 2 पाई के बराबर, एंड ए एन की वैल्यू आ गई
0 के बराबर। अभी हमें तीसरा कांस्टेंट दैट इज़ द बी एन और निकालना है। जब ये कांस्टेंट्स निकल जाएंगे उसके बाद में ये कांस्टेंट की वैल्यू इस हमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारा थर्ड कांस्टेंट निकालते हैं। तो बी एन की वैल्यू जो थर्ड कांस्टेंट है हमारा बी एन, उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इस तरफ निकाल लेते हैं। तो बी एन इज इक्वल टू क्या होता है, बी एन इज इक्वल टू होता है 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम, जो भी लिमिट्स है हमारी 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये होती है हमारी बी एन की वैल्यू। चलिए तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो बी एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, एक्स है, इंटू साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। चलिए अगेन इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन। तो उसका क्या वैल्यू होती है, फर्स्ट पार्ट सबसे पहले आएगा हमारा फर्स्ट पार्ट कौन सा चूज़ करते हैं, जिसका हमें डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाए। इसलिए फर्स्ट पार्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट। तो साइन ऑफ एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट। तो साइन ऑफ एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया, कॉस ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय एन इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बी एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/पाई इंटू ये क्या आ गया, माइनस का एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय एन प्लस का कॉस ऑफ एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो एक एन पहले से, तो ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है 0 से 2 पाई तक। चलिए तो सबसे पहले अपर लिमिट 2 पाई इसमें रख देते हैं। तो बी एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/पाई इंटू 2 पाई रखेंगे। तो कॉस ऑफ 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस ऑफ 2 पाई की वैल्यू होती है, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, कॉस ऑफ π/2 की वैल्यू होती है 0, पाई की वैल्यू अगेन होती है 1। इसी तरीके से 2 पाई की वैल्यू भी अगेन क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। तो ये वाली कॉस ऑफ 2 पाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 पाई इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे। तो कॉस ऑफ 0 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1, लेकिन x यहाँ पे 0 है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी डिवाइडेड बाय n प्लस का साइन ऑफ 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन ऑफ 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, इसी तरीके से साइन ऑफ 0 जब लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो साइन ऑफ 0 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में बी एन की वैल्यू क्या आ गई, बी एन की वैल्यू आ गई हमारे पास में माइनस ऑफ 2/n। तो हमने यहाँ से अभी सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल ली। ए नॉट की वैल्यू 2 पाई के बराबर, ए एन की वैल्यू 0 के बराबर, एंड बी एन की वैल्यू -2/n के बराबर आ गई। अब ये सारी वैल्यूज़ हम हमारी फोरियर सीरीज़ के फॉर्मूले में रखेंगे। ये जो हमारा फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला है, इसमें अब हम चलिए सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट दैट इज द 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस का समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इसलिए ये पूरा टर्म हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, माइनस का 2/n इंटू साइन ऑफ एन एक्स। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, क्या बचा है यहाँ पे पाई, माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस का 2 इंटू बचेगा क्या, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एन एक्स अपॉन n। ठीक है, चलिए और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस 2 इंटू, अब इसको हम खोल देते हैं, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ x प्लस n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस का n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर कि जो हमें फोरियर सीरीज के फॉर्म में हमारे फंक्शन को रखना है। तो ये जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोरियर सीरीज का क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा फंक्शन इतना सिंपल था, केवल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर थी, फिर भी हमें इसको करने में समय लग गया। अगर एफ ऑफ एक्स कोई सा थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन अगर दे दिया तो हमें इंटीग्रेशन करने में उसके लिए बहुत समय लग जाएगा। इसलिए एग्ज़ाम में हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई सा आसान सा हमारे पास में फंक्शन दिया हो जिसका कि इंटीग्रेशन करना आसान हो, तभी फोरियर सीरीज़ का क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना, अदरवाइज अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि वो 1 घंटा आपका पूरा खा जाएगा इंटीग्रेशन करने में। अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह कोई सा टिपिकल फंक्शन उन्होंने दे दिया जिसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, तो वो हमारा बहुत ज़्यादा समय खा जाएगा क्वेश्चन। इसलिए एग्ज़ाम में अगर आसान सा आता है फंक्शन तो ही उसको अटेम्प्ट करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। Find the coefficient a0 in the Fourier expansion of the even function f of x is equal to mod of cos x in the interval minus pi to pi। ठीक है, इसमें हमें a0 निकालने के लिए दे रहा है, फंक्शन क्या बोल रहा है, f of x is equal to mod of cos x एंड कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है, माइनस पाई से प्लस पाई तक। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ए नॉट की वैल्यू निकालना है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो आसान है ये वाला क्वेश्चन। तो क्यों आसान है, केवल हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो ए नॉट क्या होता है, ए नॉट होता है हमारा, ए नॉट की वैल्यू होती है 1/पाई इंटीग्रेशन जो भी हमारी लिमिट्स हैं माइनस पाई से प्लस पाई एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज से माइनस से पाई से प्लस पाई तक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ पाई, तो एज इट इज रहेगा 0 to पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए अब cos x हमें कहाँ से कहाँ तक देखना है, इसका देखना है हमें 0 से लेके पाई तक। ठीक है, तो मॉड ऑफ cos x को हमें खोलना है नॉर्मल cos x में, तो इसको कैसे खोलेंगे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम cos ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं 0 से पाई तक। तो cos ऑफ x कैसे बनता है 0 से पाई तक, तो cos ऑफ x पे 0 पे वैल्यू कितनी रहती है, 1 रहती है। π/2 पे कितनी रहती है, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 1 रहती है। जब π/2 रहता है तब वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और अगेन जब वैल्यू x की वैल्यू जब पाई के बराबर रहेगी, x की वैल्यू पाई के बराबर रहेगी, तब इसकी वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी, -1 के बराबर। तो इस तरीके से कॉस का फंक्शन चलता है। ठीक है, जब 0 पे हमारी x की वैल्यू 0 है तब 1 रहती है, जब x की वैल्यू π/2 है तब कॉस ऑफ
एक्स की वैल्यू 0 रहती है, जब एक्स की वैल्यू पाई है तब -1 के बराबर रहती है। ठीक है, इस तरीके से हमारा कॉस ऑफ एक्स का ये ग्राफ है हमारा। ठीक है, तो चलिए मॉड ऑफ कॉस एक्स का मॉड में कोई सी भी चीज़ लिखी है, इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, चाहे अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन मोड के बाहर जब वो निकल के आएगी तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब जब हमारी x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, तब तो हमारा cos ऑफ x हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, x की इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x, irrespective of the value of the x, cos of x is positive when x lies between 0 to π/2। ठीक है, तो जब हमारी x की वैल्यू, इसको हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, 2/π, इसको हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। जब हमारी वैल्यू 0 से π/2 तक है, तब हमारी जो cos ऑफ x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द x। ठीक है, तो हमारा cos ऑफ x क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए हमने उसको cos ऑफ x, मॉड ऑफ cos x की वैल्यू क्या रह जाएगी, cos ऑफ x के बराबर ही रह जाएगी। प्लस का जब हमारी वैल्यू π/2 से पाई के बीच में रहेगी, जब हमारी वैल्यू π/2 से पाई के बीच में रहेगी, तब हमारी cos ऑफ x की वैल्यू हमेशा निगेटिव रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द x, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ द x। इसलिए हमारा cos ऑफ x की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा निगेटिव रहेगी। जब हमारा π/2 से पाई के बीच में रहेगा, तब हमारा cos ऑफ x हमेशा निगेटिव रहेगा, ये हमेशा निगेटिव रहेगा। लेकिन हमें मोड में हमें क्या चाहिए, हमेशा पॉजिटिव चाहिए। मोड के बाहर आएगा तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव रहता है। तो इसलिए मैं इसको क्या लिख देता हूँ, इसको अगर मैं माइनस cos ऑफ x लिख दूँ यहाँ पे, इसको अगर मैं माइनस cos ऑफ x रख दूँ तो cos ऑफ x की वैल्यू तो क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। मैंने एक निगेटिव और लगा दिया तो ये पूरा वैल्यू क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई, और हमें पूरी वैल्यू क्या चाहिए थी, पॉजिटिव चाहिए थी। तो इसलिए मैंने इसको माइनस ऑफ cos ऑफ x लिख दिया इंटू dx। बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। cos ऑफ x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, cos ऑफ x का इंटीग्रेशन साइन ऑफ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 माइनस का, अगेन cos ऑफ x का इंटीग्रेशन साइन ऑफ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से पाई तक। ठीक है, चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू 2/π तो बाहर है, 2/π तो बाहर है। अब यहाँ पे साइन ऑफ π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस साइन ऑफ 0, साइन ऑफ π/2 की वैल्यू 1 माइनस साइन ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये तो एक हो गया पार्ट, माइनस साइन ऑफ पाई की वैल्यू, साइन ऑफ पाई की वैल्यू हमें अगेन क्या हो गई, 0 हो गई, माइनस का साइन ऑफ π/2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर, माइनस का 1। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू 2/π इंटू 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/π। तो a0 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4/π। यही हमारे से क्वेश्चन में उसने पूछा था। ठीक है, तो बाकी जो फोरियर सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट हमारी स्टार्ट करेंगे।